नमस्कार, गुड मॉर्निंग। आज से हम पहला लेक्चर शुरू करने जा रहे हैं नीट के लिए। आप सारे लोग नीट की प्रिपरेशन के लिए तैयार हैं और आज हम पहला लेक्चर लेने वाले हैं जो कि हमारी पहली यूनिट है, लिविंग वर्ड। इससे पहले कि हम लेक्चर में आगे बढ़ें, मैं आपको अपने बारे में बताता हूँ। मैं हूँ डॉक्टर नूतन प्रकाश विश्वकर्मा, एमफिल, पीएचडी। एमफिल मैंने किया बायोइन्फॉर्मेटिक्स में, देन मैंने पीएचडी किया इन बायोटेक्नोलॉजी। आई क्वालिफाइड CSIR नेट इन लाइफ साइंस, जो कि आपको पता होगा शायद कि असिस्टेंट प्रोफेसर बनने के लिए किसी यूनिवर्सिटी या कॉलेज में पहला एग्जाम होता है जिसको आप मिनिमम क्वालिफिकेशन होती है उसको क्वालिफाई करना ही पड़ता है, वो है CSIR नेट इन लाइफ साइंस। यूजी से नेट क्वालिफाई किया मैंने एनवायरमेंटल साइंस में, ICAR नेट क्वालिफाई किया बायोइन्फॉर्मेटिक्स में, गेट किया बायोटेक्नोलॉजी में, GSET किया लाइफ साइंस में। तो आपके लिए बहुत ज़्यादा जरूरी है जानना कि आप जिससे पढ़ रहे हो क्या उसने कोई क्वालिफाई किया है एग्जाम। अगर उसने क्वालिफाई किया होगा तो ही वो आपको सही रास्ता दिखा पाएगा। तो आप देख सकते हैं कि मैंने सारे एग्जाम क्वालिफाई किए हुए हैं और शायद मेरा यह अनुभव आपके काम आएगा बच्चों। 12+ ईयर का मेरा टीचिंग एक्सपीरियंस है। मोर देन 10,000 स्टूडेंट्स और टीचर्स को मैंने ट्रेन किया है। अगर आपके कोई क्वेश्चंस हो, कोई भी डाउट्स हो, तो ये नंबर और मेल आईडी पे आप मुझे संपर्क कर सकते हैं। तो ज़्यादा डिले ना करते हुए चलो आज हम पहले लेक्चर की स्टार्टिंग करते हैं। पहली यूनिट बायोलॉजी की 11th की हम पहला लेक्चर शुरू करते हैं। दैट इज यूनिट 1 इज डाइवर्सिटी इन द लिविंग वर्ल्ड। जैसा कि मैंने अपने इंट्रोडक्टरी लेक्चर में बताया था कि टोटल 10 यूनिट्स आती हैं आपकी 11th 12th मिला के, 5 यूनिट इन 11th, 5 यूनिट इन 12th। तो जो पहली यूनिट आती है 5 यूनिट आपकी 11th में आएगी। जो पहली यूनिट है उसको हम बोलते हैं डाइवर्सिटी इन द लिविंग वर्ल्ड। उसके अंदर हमको 4 चैप्टर पढ़ने हैं, लिविंग वर्ल्ड, बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन, प्लांट किंगडम एंड एनिमल क्लासिफिकेशन। तो पहला जो चैप्टर हम लेने जा रहे हैं आज उसे हम बोलते हैं लिविंग वर्ड। तो पहला चैप्टर लिविंग वर्ड। तो लिविंग वर्ड की स्टार्टिंग ही यहीं से होती है कि पहला हम जानते हैं जैसे बायोलॉजी है क्या। तो बायोलॉजी का मतलब बहुत सिंपल है, ग्रीक वर्ड है से मिलकर बना हुआ है, जिसको बोलते हैं बायोस। बायोस का मतलब होता है लाइफ, और लॉजिया या लॉजी मीन्स स्टडी ऑफ। तो लाइफ की स्टडी को या लिविंग ऑर्गेनिज्म की स्टडी को हम बोलते हैं बायोलॉजी। बड़ा सिंपल है। तो लाइफ क्या है? लाइफ की स्टडी को हम बायोलॉजी बोलते हैं। तो लाइफ क्या है? लाइफ को डिफाइन करना बहुत ही मुश्किल है। कॉन्सेप्चुअली हम ऐसा बोल सकते हैं कि एक ऐसा यूनिक और कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनाइजेशन है मॉलिक्यूल का, जिससे बहुत सारे केमिकल रिएक्शंस होते हैं और जिसकी वजह से ऑर्गेनिज्म के अंदर ग्रोथ ग्रोथ होती है, हम बात करेंगे अभी। डेवलपमेंट होता है। रेस्पॉन्सिवनेस मीन्स कि अपने एनवायरनमेंट के हिसाब के जो फिजिकल, केमिकल, बायोलॉजिकल जो भी कुछ स्टिमुलस हैं आप उससे कैसे रिस्पॉन्ड करते हो। एडेप्टेशन, जो लिविंग ऑर्गेनिज्म है वो अपने आप को अपने माहौल के हिसाब से, अपने एनवायरनमेंट के हिसाब से, अपने सराउंडिंग के हिसाब से एडजस्ट करता है, इसी को हम बोलते हैं एडेप्टेशन। अभी हम इसके बारे में डिटेल में बात करेंगे। रिप्रोडक्शन, अपने जैसे ऑफस्प्रिंग को पैदा करना, जन्म देना, उसको हम बोलते हैं रिप्रोडक्शन। तो लाइफ एक यूनिक कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनाइजेशन है, किसका? मॉलिक्यूल्स का। और वो अपने आप को एक्सप्रेस कैसे करता है? केमिकल रिएक्शंस के थ्रू, जिसकी वजह से ग्रोथ, डेवलपमेंट, रिस्पॉन्सिवनेस, एडेप्टेशन और रिप्रोडक्शन ऐसी बहुत सारी प्रॉपर्टीज हमें मिलती हैं। आप देख सकते हो ये जो स्टार्टिंग होती है इस प्लांट की, ये कैप्सिकम है, एक छोटे से सीड से होती है और एक जर्नी करते हुए लास्ट में देखिए आपको जिस फ्रूट से सीड निकला था वैसे ही आपको फ्रूट यहाँ मिल जाता है। मतलब जो पूरी प्रोसेस है, अब इसमें से सीड निकलेगा, इसमें से जर्मिनेशन होगा और ये साइकिल वापस से चलेगी, है ना। तो आगे बढ़ते हैं। तो एक लिविंग, हम आज जो पहला स्टडी करने वाले हैं कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ लिविंग बींग्स, कि जो अगर कोई जिंदा है, ऑर्गेनिज्म लिविंग है, तो उसके कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है, क्या लक्षण है कैरेक्टरिस्टिक्स होने के। अब आप पूछेंगे ये कौन सी बात है। यहां से भी बहुत सारे क्वेश्चंस बच्चों नीट में आ सकते हैं। जैसा आप सबको पता है कि मैंने स्टार्ट किया है आपका आज का पहला यूनिट, पहला लेक्चर। इसी तरह से आप चाहते हैं अगर कि मैं आपको पूरी 11th और 12th की बायोलॉजी आपको पढ़ाऊं, तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए
डेली या रेगुलर इंटरवल पर मैं लेक्चर्स स्टार्टिंग फ्रॉम यूनिट 1 टू यूनिट 10 आपको मैं अपलोड करता रहूँगा। आप बेल आइकन पर प्रेस कर दीजिए, सब्सक्राइब कर लीजिए, सो दैट आपका कोई भी लेक्चर मिस ना हो। मैं जैसे ही अपलोड करूँ आपको नोटिफिकेशन आ जाए। और मैं एक बात और बता दूं कि मेरे जो वीडियोस रखूंगा वो बहुत छोटे रखूंगा, ज़्यादा नहीं होंगे, ज़्यादा से ज़्यादा 20 से 25 मिनट के होंगे। 20-25 मिनट से बेनिफिट ये होगा कि जब लंबे लंबे वीडियोस होते हैं तो आप बोर होने लगते हैं, क्योंकि ये लाइव लेक्चर नहीं है। तो आप बेल आइकन को प्रेस करिए, डेली हाफ एन आवर हम देंगे, डेली देंगे, रेगुलर देंगे, और आपको हर एक चैप्टर वाइज आपको मिलता जाएगा। तो आज ही आप इसको क्या करिए, सब्सक्राइब करिए। वीडियो अगर आपको पसंद आएगा तो लाइक जरूर करना। और हाँ, एक और अच्छी बात कि जो अच्छाई है वो ऐसा बोलते हैं कि अच्छाई को फैलाना चाहिए, अच्छी चीज़ों को फैलाना चाहिए, है ना। तो अगर आपको लेक्चर सही लगता है तो अपने फ्रेंड्स को, अपने रिलेटिव को उसको शेयर करें, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा इसका लोग बेनिफिट ले पाए। तो हम देखते हैं एक एक करके कि लिविंग बींग्स के कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है। तो नंबर 1 स्टार्टिंग करते हैं कहाँ से, डेफिनेट शेप एंड साइज। जितने भी लिविंग ऑर्गेनिज्म हैं उनका शेप और साइज डेफिनेट होता है। नंबर 1 पॉइंट, जैसे जब भी हम डॉगी की बात करते हैं, डॉग की बात करेंगे, तो आपको पता है कि डॉग जैसे ही कोई बोलेगा तो डॉग की आपके दिमाग में एकदम इमेज बन जाती है कि इतना बड़ा होगा। आप कभी नहीं सोचोगे कि डॉग की साइज होगी वो एलिफेंट के बराबर होगी, है ना। तो उसके डेफिनेट थोड़ा बहुत प्लस माइनस होगा ब्रीड के हिसाब से, वैरायटी के हिसाब से। अगर प्लांट है तो ब्रीड के हिसाब से उसकी साइज छोटी बड़ी हो सकती है। जर्मन शेफर्ड हो सकता है और आपका पामेलियन भी हो सकता है, लेकिन कितना है उसकी एक रेंज है। आप आसानी से इमेजिन कर सकते हो कि किसी भी लिविंग ऑर्गेनिज्म की साइज कितनी होगी, हाथी की साइज कितनी होगी, है ना, डॉग की साइज कितनी होगी। तो चूंकि जितने लिविंग ऑर्गेनिज्म है उनका डेफिनेट शेप और साइज होता है, वेरिएशन होता है वो बहुत ही नैरो रेंज में होता है। जैसे मैंने आपको बताया कि अगर डॉग की बात करें तो जर्मन शेफर्ड टू पामेलियन, तो एक नैरो रेंज में ही वो वेरिएशन होता है, क्योंकि उनका फिक्स होता है जो डेफिनेट शेप और साइज होती है। इसी वजह से हम लिविंग ऑर्गेनिज्म को मॉर्फस बोलते हैं। याद रखना बच्चों, मॉर्फस मीन्स डेफिनेट शेप एंड साइज। जबकि अगर हम नॉन लिविंग की बात करें, जैसे हम बात करते हैं माउंटेन की, रिवर की, है ना, पॉन्ड की, तो जब भी मैं बोलता हूँ पॉन्ड, रिवर, माउंटेन, तो आपको ये तो पता चलता है कि इसका मतलब क्या है, लेकिन उसकी साइज कितनी होगी, कितना बड़ा होगा, किस शेप में होगा, ये आपको नहीं पता। वो देखने के बाद ही पता चलेगा। तो इसीलिए चूंकि हम उसका डेफिनेट शेप और साइज नॉन लिविंग का नहीं होता, इसलिए हम उसे एमॉर्फस बोलते हैं। तो ये पहले कैरेक्टरिस्टिक फीचर रहा लिविंग ऑर्गेनिज्म का कि उसका शेप और साइज डेफिनेट होता है बच्चों। बढ़ते हैं नेक्स्ट कैरेक्टरिस्टिक्स की तरफ। ऑर्गेनाइजेशन। ऑर्गेनाइजेशन का मतलब क्या हुआ कि जो हमारी बॉडी है वो बहुत छोटे छोटे सेल्स से मिलकर बनी हुई है। सबको पता होगा, 10th में पढ़ा होगा आपने, या उससे पहले भी पढ़ना हम शुरू कर देते हैं। तो आप देख सकते हैं कि जो सेल है, जो सबसे छोटा यूनिट है वो एटम है। बहुत सारे एटम मिलेंगे, मॉलिक्यूल बनेगा, मैक्रो बनेगा, और बहुत सारे मैक्रो मॉलिक्यूल्स मिलकर आपका ऑर्गेनल बनाएंगे, लाइक माइटोकॉन्ड्रिया देख रहे होंगे। और सेल जो सबसे छोटी यूनिट होगी, बहुत सारे ऑर्गेनल एक सेल के अंदर आएंगे और बहुत सारे सेल ट्रांसफॉर्म होकर एक यूनिट बनाएंगे, जिसको हम टिश्यू बोलेंगे। बहुत सारे टिश्यू इकट्ठा होंगे, ऑर्गन बनाएंगे, बहुत सारे ऑर्गन मिलकर एक ऑर्गन सिस्टम बनाएंगे, जैसे आप यहाँ पे देख सकते हो, ऐसा डाइजेस्टिव सिस्टम। और सारे ऑर्गन सिस्टम मिल करके एक हमारी बॉडी बना देंगे बच्चों। तो इस तरह से जो ऑर्गेनाइजेशन आपको देख पा रहे हो, सेल, ऑर्गेनल टू सेल टू टिश्यू टू ऑर्गन टू ऑर्गन सिस्टम, ये सिर्फ लिविंग ऑर्गेनिज्म में प्रेजेंट होता है। नॉन लिविंग में यहाँ तक नहीं होता, वहां पर सिर्फ एटम और मॉलिक्यूल तक हो जाएगा। ठीक है। सो इट इज डिफरेंशिएशन ऑफ बॉडी इनटू स्मॉलर टू यूनिट एंड सब यूनिट व्हिच आर अरेंज्ड इन एन ऑर्डरली मैनर। सो ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ ऑर्गेनाइजेशन, क्योंकि यहाँ पे एक ऑर्गेनाइजेशन प्रेजेंट है, सेल टू टिश्यू टू ऑर्गन सिस्टम टू बॉडी, तो वहां पर चूंकि एक ऑर्गेनाइजेशन है, प्रेजेंस है, इसीलिए हम लिविंग जो भी जिंदा है उसको हम ऑर्गेनिज्म बोलते हैं। ये बड़ा इंपॉर्टेंट इंटरेस्टिंग है ना। कभी आपने इससे पहले सोचा कि ऑर्गेनिज्म क्यों बोलते हैं? ऑर्गेनिज्म इसीलिए बोलते हैं क्योंकि हमारे अंदर एक ऑर्गेनाइजेशन की प्रेजेंस है, इसीलिए हम इसे ऑर्गेनिज्म, जितने सारे लिविंग हैं उनको हम ऑर्गेनिजम्स बोलते हैं, लिविंग बींग्स को। वेल, तो आगे बढ़ते हैं। कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ लिविंग ऑर्गेनिजम्स या लिविंग बींग्स, दैट इज ग्रोथ एंड डेवलपमेंट। ग्रोथ क्या है ना? ग्रोथ लिखा है, ग्रोथ इज परमानेंट। ग्रोथ इज परमानेंट का मतलब क्या है
एंड इरिवर्सिबल चेंज इन द साइज ऑफ अ सेल, मतलब किसी सेल की साइज में जो परमानेंट और इरिवर्सिबल चेंज होता है, या आर्गन में या पूरी बॉडी में, जिसकी वजह से उसका वेट बढ़ जाएगा, सेल के नंबर बढ़ जाएंगे, सेल का मास बढ़ जाएगा। तो ये परमानेंट और इरिवर्सिबल क्यों बोलते हैं, चलो हम देखते हैं। सपोज आप सोचिए कि जब बच्चा बड़ा छोटा होता है तो हम क्या कर रहे हैं, उसको खाना दे रहे हैं, फीड कर रही है, मदर फीड कर रही है। हम बड़े होते हैं तो खुद अपनी बॉडी का ध्यान रखते हैं। हमारी हाइट देखिए बढ़ती जा रही है, बढ़ती जा रही है, बढ़ती जा रही है। एक अप टू सर्टन लिमिट तक हमारी हाइट बढ़ती रहती है। आपको क्या लगता है, अगर कोई फास्टिंग पे बैठ जाए, 2 महीने खाना ना खाए, तो क्या उसकी ग्रोथ कम हो जाएगी, या उसकी हाइट जितनी थी, सपोज किसी की हाइट 5 फीट है और उसको खाना नहीं दीजिए 2 महीने, तो क्या उसकी हाइट छोटी होगी? नहीं होगी, कभी नहीं होगी, क्योंकि ग्रोथ इरिवर्सिबल है। एक बार जितनी हाइट हो गई उससे कम नहीं होगी, भले ही बंदे की भूख से डेथ हो जाए। तो ये हुआ परमानेंट हो गई, ग्रोथ एक बार हो गई तो परमानेंट हो गई। और इरिवर्सिबल है, इरिवर्सिबल मतलब वो चेंज नहीं हो सकता, बैक टू नॉर्मल, बैक टू पहले वाली पोजीशन में नहीं जा सकता। जैसे मैंने बताया, किसी की हाइट 5 फीट है और 2 महीने फास्टिंग पे बैठ जाए, खाना ना खाए, तो उसकी हाइट कम नहीं होगी, पहले जैसे नहीं हो जाएगी जो कि 2 महीने पहले थी बच्चों। इसी को हम बोलते हैं ग्रोथ। अब ग्रोथ होने के लिए बॉडी के अंदर बहुत सारे चेंजेस होते हैं, है ना, तो उसको हम डेवलपमेंट बोलते हैं। तो डेवलपमेंट क्या है, इज द सम टोटल ऑफ चेंजेस दैट आकर इन एन ऑर्गन और ऑर्गेनिज्म ड्यूरिंग इट्स लाइफ टाइम। पूरी लाइफ टाइम में हमारे अंदर जो चेंजेस होते रहते हैं, जो भी चेंजेस होते हैं, उनको हम क्या बोलते हैं, डेवलपमेंट, है ना। जैसे प्लांट की अगर हम बात करें, तो प्लांट की देखिए पूरी लाइफ, है ना, पूरी लाइफ हमेशा देखो, ट्री देखोगे आप, कोई ट्री देखो, हालांकि उसकी भी लिमिटेशन होती है, लेकिन ट्री में देखो, जो बड़े ट्री हैं उसमें छोटा पौधा से लेकर लगातार पूरी लाइफ क्या होता रहता है। जो पेरिनियल ट्री हैं, जो बहुवर्षीय पौधे हैं, जो बहुत सालों तक जीते हैं, अगर बहुत सारे, मैं आगे बताऊंगा कि बहुत तरीके के प्लांट होते हैं, किसी की लाइफ साइकिल 1-2 महीने में खत्म हो सकती है, किसी की हजारों साल चल सकती है। तो जो पेरिनियल प्लांट्स है बेसिकली, और जो बहुवर्षीय पौधे हैं, उनमें लगातार हमेशा उनके अंदर टिश्यू होता है, जिसको बोलते हैं मेरिस्टेमेटिक टिश्यू। आगे चल के हम बात करेंगे मेरिस्टेमेटिक एरिया या मेरिस्टेमेटिक टिश्यू, उसमें लगातार ग्रोथ होती रहती है पूरी लाइफ। तो पूरी लाइफ उसके अंदर सेल डिवीजन चालू होता है। तो मेरिस्टेमेटिक जो प्लांट के अंदर ग्रोथ के लिए रिस्पॉन्सिबल है, वह है आपका मेरिस्टेमेटिक टिश्यू। ओके, तो उसमें सेल डिवीजन रेगुलरली होता रहता है। एनिमल्स की अगर बात करें, तो ग्रोथ आकर अप टू सर्टेन एज आफ्टर व्हिच सेल डिवाइड ओनली टू रिप्लेस वर्न आउट एंड लॉस्ट सेल। अब देखिए क्या है, अगर एनिमल्स की हम बात करें, तो एनिमल में जो ग्रोथ होती है वो कुछ सालों तक होती है और उसके बाद खत्म हो जाती है। जैसे हमको पता है, हमको 18-20 साल तक हमारी ग्रोथ होगी, हमारी हाइट बढ़ेगी और उसके बाद तो रुक जाएगी, है ना, एकदम स्टॉप हो जाएगी, उसके आगे नहीं बढ़ेगी, है ना। तो उसके बाद क्या सेल डिवीजन नहीं होगा? ऑब्वियसली होगा, सेल डिवीजन तो होता ही रहेगा, हमारी ग्रोथ नहीं होगी। लेकिन वो जो सेल डिवीजन हो रहा है एट द एज ऑफ 25 ईयर और 30 ईयर, या उसके बाद जो भी पूरी लाइफ चलता रहता है, तो वो सिर्फ इसलिए होता है क्योंकि जो हमारी सेल मर जाएंगी, जो सेल की डेथ हो जाती है, या कहीं हमारा एक्सीडेंट हो जाता है, वर्न आउट एंड लॉस सेल, कहीं एक्सीडेंट हो गया, चोट लग गई, तो सेल डिवाइड करके पुरानी सेल को रिप्लेस करके नई सेल वहां पे आ जाते हैं। तो सिर्फ रिपेयरिंग करने के लिए, हमारी बॉडी में रिपेयरिंग जो होती है मैकेनिज्म, वो करने के लिए सिर्फ सेल का डिवीजन होता रहता है। ऑलराइट, तो ये हो गया ग्रोथ एंड डेवलपमेंट। तो ग्रोथ में और को क्या क्या चीजें होती हैं? पहला, नंबर 1 क्या होगा, जब तक सेल डिवाइड नहीं करेगी, जैसे आप देख सकते हो, ये हमारी जर्नी रही होगी, जब हम कभी मदर के वोम में आए होंगे, है ना। तो 1 सेल से 2 सेल, 2 सेल से 4 सेल, 4 से 8, 8 से 16, 16 से 32, और बहुत सारे स्टेज हैं। और जब हम बात करेंगे रिप्रोडक्शन की, तो सारी चीजें हम आपको बताएंगे डेवलपमेंट में, कि हमारे जब भी हम डेवलप हुए थे तो हमारी कौन कौन सी स्टेज थी हमारे मदर, जब हम जो मदर के पेट में थे हम। तो क्या क्या होता है ग्रोथ में बच्चों? सेल डिवीजन होगा, सेल की साइज भी बढ़ेगी, है ना, उसको सेल एनलार्जमेंट बोलते हैं। और कुछ एपोप्लाज्मिक सब्सटेंस भी प्रोड्यूस होंगे। क्या होता है बताता हूं मैं आपको। इससे पहले कि उस पर हम जाए, 2-3 चीजें और पढ़ लेते हैं। पहला इसे बोलते हैं इंटरसेप्शन। इंटरसेप्शन क्या है ना। तो इंटरसेप्शन का मतलब क्या हुआ कि जो लिविंग ऑर्गेनिज्म है उसके अंदर इंटरनल ग्रोथ होती है। किस लिए इंटरनल ग्रोथ होती है? ड्यू टू एडिशन ऑफ मटेरियल एंड फॉर्मेशन ऑफ सेल्स इनसाइड देयर बॉडी। जैसे हमारे अंदर जो होता है ना, इंटरनल ग्रोथ। क्यों? क्योंकि सेल के अंदर
बॉडी के अंदर सेल है, उसके अंदर जो चीज़ें होती है, एडिशन ऑफ कुछ मटेरियल्स होते हैं और सेल्स का फॉर्मेशन होता है, उसको हम बोलते हैं इंटरसेप्शन। दूसरा जिसे बोलते हैं एक्रेशन। एक्रेशन का मतलब क्या हुआ, आप देख सकते हो यहाँ पे देखिए, पिक्चर में देखिए, यहाँ पर देखिए माउंटेन है ना। तो माउंटेन कैसे बने होंगे, कभी धरती की जो टेक्टोनिक प्लेट है वो टकराई होंगी, टकराने से क्या होगा, जो धरती है वो क्या हो गई होगी, एक जगह पे टकराने से पहाड़ बहुत बड़े बड़े बन गए, है ना। तो ऐसी जगह पे आप देख सकते हो कि पहाड़ों की साइज कभी कभी बढ़ जाती है, या पहाड़ों की साइज कम भी हो सकती है, पहाड़ की साइज बढ़ भी सकती है। रिवर जब कभी बाढ़ आती है, पानी आता है बहुत सारा बारिश के दिनों में, तो कहीं पर वो बालू जो होता है ना, जो रेत होती है वो इकट्ठी हो जाती है, और उस पर बहुत सारा रेत आते थे, एक टापू बन जाता है, डेल्टा बन जाता है। तो उसको क्या हम ग्रोथ बोलेंगे, तो वो ग्रोथ, उसको हम ग्रोथ नहीं बोल सकते बच्चों, उसको बोलते हैं एक्रेशन। एक्रेशन मतलब क्या होता है, नॉन लिविंग आर्टिकल इंक्रीज इन साइज, है ना, ड्यू टू एडिशन ऑफ सिमिलर मटेरियल। मतलब बालू है, नदी में और सारा बालू आ रहा है, बहुत सारा आ रहा है, इकट्ठा हो रहा है, उसकी साइज बढ़ती जा रही है। एडिशन ऑफ सिमिलर मटेरियल ऑन देयर आउटर सरफेस, उसको बोलता है एक्रेशन, उसको ग्रोथ नहीं बोलेंगे। जैसे स्टोन, क्रिस्टल, माउंटेन। तो जो हमने बोला कि ग्रोथ एंड डेवलपमेंट ये फीचर कैरेक्टरिस्टिक्स है लिविंग ऑर्गेनिज्म के, तो अगर कोई नॉन लिविंग चीज अपनी साइज में बढ़ती है तो उसको हम ग्रोथ नहीं बोलेंगे बच्चों, उसको हम टेक्निकली बोलते हैं एक्रेशन। हमारे अंदर जो हो रहा है वो सेल के साइज बढ़ रहे हैं, सेल के नंबर्स बढ़ रहे हैं हमारी बॉडी में, उसको बोलते हैं इंटरसेप्शन। ऑलराइट, अब हम आगे बढ़ते हैं कि ग्रोथ प्रोड्यूस करने के लिए हमारी बॉडी में कौन कौन सी चीजें जिम्मेदार हैं। तो ग्रोथ प्रोड्यूसिंग सब्सटेंसेस क्या है, नंबर 1 है जिसे बोलते हैं प्रोटोप्लाज्मिक, और दूसरा है एपोप्लाज्मिक। प्रोटोप्लाज्मिक क्या होता है बच्चों, जो प्रोटोप्लाज्म का मतलब हुआ, दीज आर प्रोटोप्लाज्मिक का मतलब हुआ दीज आर कंपोनेंट ऑफ लिविंग मैटर लाइक साइटोप्लाज्म और न्यूक्लियस, है ना। तो लिविंग मैटर जो होते हैं, जो साइटोप्लाज्म और न्यूक्लियस हैं, ये प्रोटोप्लाज्म में आते हैं। और एपोप्लाज्मिक का मतलब क्या हुआ कि जो दो सेल्स है या दो से ज्यादा सेल्स हैं, आपको पता होगा बहुत सारी सेल्स मिलकर क्या बनाएंगी बच्चों, टिश्यू बनाएंगी। तो जो सेल्स हैं उनको आपस में जोड़ने का कोई 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 चाहिए ना। तो क्योंकि अगर सेल्स अलग अलग पड़ी रहेंगी, वो आपस में इंटरेक्ट कैसे करेंगी, आपस में जुड़ेंगी कैसे। तो जो सेल्स हैं वो आपस में इंटरेक्ट करते हैं, आपस में जुड़ी होती हैं। तो उसके लिए जो भी मटेरियल का सिक्रेशन होता है, जो भी वो नॉन लिविंग होता है, जैसे बोन मैट्रिक्स, फाइबर, सेल वॉल, वो नॉन लिविंग है, ठीक है बच्चों। तो वो जो दो सेल को या दो से ज्यादा सेल को आपस में जोड़ कर रखती हैं, उनको हम बोलते हैं एपोप्लाज्मिक। तो ग्रोथ के लिए दोनों चीजें जिम्मेदार हैं। पहली कि वो आपका न्यूक्लियस भी बनना चाहिए, साइटोप्लाज्म भी बनना चाहिए, और दो सेल्स को आपस में जोड़ने के लिए, दो से ज्यादा सेल्स को आपस में जोड़ने के लिए भी सब्सटेंस चाहिए। तो ऐसे ग्रोथ को हम बोलते हैं एपोप्लाज्मिक। नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट कैरेक्टरिस्टिक्स देखते हैं, इसको बोलते हैं मेटाबॉलिज्म। मेटाबॉलिज्म का मतलब क्या हुआ कि हमारे बॉडी में जितने भी बायोकेमिकल रिएक्शंस होते हैं सेल के अंदर, उन सबको मिला करके हम बोलते हैं मेटाबॉलिज्म। बहुत सिंपल है, इसका मतलब क्या हुआ, हमारी बॉडी में जितने सारे बायोकेमिकल रिएक्शन होंगे ऑल टुगेदर, उनको हम बोलेंगे मेटाबॉलिज्म। यहाँ पर स्टार करके लिखा हुआ है, यहाँ पर जहां पर भी आपको पूरी प्रेजेंटेशन में स्टार लिखे, इसका मतलब आप समझ जाएंगे कि वहां से क्वेश्चन बड़ा इंपॉर्टेंट है, वहां से क्वेश्चन आ सकता है। तो जब भी आप कभी मेरे प्रेजेंटेशन में देखेंगे थ्रू आउट, तो आप समझ जाएंगे कि सर ये बोलना चाहते हैं कि इसे आप जरूर याद करें, ये बहुत इंपॉर्टेंट है एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से, नीट में आने के लिए। देखो, इट इज डिफाइनिंग प्रॉपर्टी ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म। डिफाइनिंग प्रॉपर्टी मतलब मेटाबॉलिज्म अगर किसी में हो रहा है, मतलब पक्का वो लिविंग है। किसी भी नॉन लिविंग में मेटाबॉलिज्म नहीं होता। तो इसीलिए हम बोल सकते हैं कि जो मेटाबॉलिज्म है वो डिफाइनिंग प्रॉपर्टी है लिविंग ऑर्गेनिज्म के अंदर, क्योंकि ग्रोथ नहीं था। आप याद करिए, ग्रोथ तो लिविंग में भी हो सकता था, और सिमिलर मटेरियल के आने से नॉन लिविंग में भी हो सकता था। तो ग्रोथ एक कैरेक्टरिस्टिक्स है, नो डाउट, लेकिन वो डिफाइनिंग प्रॉपर्टी नहीं है। तो मेटाबॉलिज्म हमारे बॉडी में दो चीजें होती हैं, दो तरीके की चीजें होती हैं। एक को बोलते हैं एनाबॉलिज्म और एक को बोलते हैं कैटाबॉलिज्म। दोनों को मिला के क्या बोलते हैं, मेटाबॉलिज्म। एनाबॉलिज्म का मतलब बहुत सिंपल है, जो भी कंस्ट्रक्टिव चीजें हो रही, कंस्ट्रक्टिव मीन्स अगर हमारे बॉडी के अंदर कोई चीज बन रही है, कोई अच्छी चीज का निर्माण हो रहा है, ऑर्गेनिज्म के अंदर कोई अच्छी चीजें बन रही हैं, उनको हम क्या बोलते हैं, एनाबॉलिज्म। इट इंक्लूड ऑल द बिल्डिंग रिएक्शन, जो भी बनाने वाली चीजें हैं। जैसे एग्जांपल देखिए, फोटोसिंथेसिस, है ना। आपको पता है कि सनलाइट की प्रेजेंस में जितने भी प्लांट्स हैं वो क्या करते हैं, फोटोसिंथेसिस करते हैं, तो वो चीजें बना रहे हैं। तो इसीलिए उसे बोलते हैं एनाबॉलिज्म।
और हमें ये भी पता है कि जो कैटाबॉलिज्म का मतलब बहुत सिंपल है, जैसे हम खाना खाते हैं वो ब्रेक डाउन होना शुरू हो जाता है ना। हमारा जो डाइजेस्टिव सिस्टम है उसको सिंपल चीज़ों में ब्रेक डाउन करना शुरू कर देता है। जैसे खाएंगे ब्रेक डाउन स्टार्ट हो जाएगा। हम बाद में बात करेंगे इसके बारे में, बहुत सारी बात करेंगे जब हम डाइजेस्टिव सिस्टम पढ़ेंगे। रेस्पिरेशन में पता है कि आपने जो एनर्जी, जो ग्लूकोज स्टोर करके रखा है अपनी बॉडी में, जो भी ग्लाइकोजन करके रखा है या जो भी मैकेनिज्म है, जो चीज़ें आपने स्टोर करके रखी है, तो ग्लूकोज को ब्रेक डाउन करके हम उससे एनर्जी जनरेट करते हैं, मतलब टूट रही हैं। तो रेस्पिरेशन और डाइजेशन और ऐसी बहुत सारी चीज़ें आती हैं कैटाबॉलिज्म की। जब भी कभी आपको कंफ्यूजन हो कि एनाबॉलिज्म में सर ने क्या बताया था और कैटाबॉलिज्म में बच्चों क्या बताया था, तो कैटाबॉलिज्म मतलब कटा, है ना, काट देना, कट कर देना। तो कट कर देना मतलब क्या हुआ, जो कॉम्प्लेक्स मॉलिक्यूल है उसको सिंपलर मॉलिक्यूल में ब्रेक कर देना, मतलब ये डिस्ट्रक्टिव है, टूटने वाली प्रक्रिया है, उसको बोलते हैं कैटाबॉलिज्म। और जो बनने वाली प्रक्रिया है बच्चों उसको बोलते हैं एनाबॉलिज्म। बहुत बढ़िया। तो मेटाबॉलिज्म के दो पार्ट, एनाबॉलिज्म एंड कैटाबॉलिज्म। एनाबॉलिज्म में चीजें बनेंगी और कैटाबॉलिज्म में चीजें टूटेंगी, और दोनों को मिलाकर हम बोलेंगे मेटाबॉलिज्म। और ये एक डिफाइनिंग प्रॉपर्टी है लिविंग ऑर्गेनिज्म की। हर एक लिविंग ऑर्गेनिज्म के अंदर मेटाबॉलिज्म होगा ही होगा। नेक्स्ट देखते हैं रिप्रोडक्शन। रिप्रोडक्शन आपको बहुत अच्छे से पता है कि जब भी कोई एक इंडिविजुअल अपने जैसे किसी ऑफस्प्रिंग को प्रोड्यूस करता है तो इसको हम बोलते हैं रिप्रोडक्शन, है ना। क्योंकि लाइफ जो है, आगे चल के जब हम इवोल्यूशन वगैरह की बात करेंगे तो बताएंगे कि जो लाइफ है वो हमेशा कहाँ से आती है, प्री एग्जिस्टिंग से ही आती है। एक लाइफ ही दूसरे लाइफ को जन्म दे सकती है, एक ऑर्गेनिज्म भी दूसरे को दे सकता है। नॉन लिविंग से कोई लिविंग चीजें नहीं बन सकती, आज तक हम इसे नहीं बना पाए। तो जो रिप्रोडक्शन है वो जिंदा रहने के लिए सर्वाइव करने के लिए जरूरी नहीं है। इट इज नॉट एसेंशियल फॉर सर्वाइवल ऑफ इंडिविजुअल। स्टार लिखा हुआ है, इसका मतलब क्या हुआ, ये इंपॉर्टेंट है। क्या जिंदा रहने के लिए, सर्वाइव करने के लिए रिप्रोडक्शन करना जरूरी है? बिल्कुल नहीं। अगर कोई शादी नहीं करता है, अगर कोई बच्चे नहीं करता है, तो क्या हम बोलेंगे वो जिंदा नहीं है? ऑब्वियसली वो जिंदा है। तो इसका मतलब क्या हुआ, सर्वाइवल के लिए रिप्रोडक्शन करना जरूरी नहीं है। ओके, नेक्स्ट देखिए स्टार किया हुआ है, इट डिस्टिंग्विशेस लिविंग फ्रॉम नॉन लिविंग बट इट इज नॉट डेफिनेट डिफाइनिंग फीचर ऑफ लाइफ। इसका मतलब क्या हुआ, ये जो रिप्रोडक्शन कैरेक्टरिस्टिक्स है ये लिविंग को नॉन लिविंग से अलग तो करता है, लेकिन ये डिफाइनिंग फीचर नहीं है। इसका मतलब ये जरूरी नहीं है कि अगर किसी ने रिप्रोडक्शन नहीं किया तो वो जिंदा नहीं है ना, समझ गया ना। तो ये प्रॉपर्टी तो है, ये कैरेक्टरिस्टिक्स तो है, लेकिन डिफाइनिंग फीचर नहीं है कि जितने लिविंग है सबको कंपलसरी रिप्रोडक्शन करना ही करना है। ओके, तो दो तरीके की बच्चों रिप्रोडक्शन के दो तरीके हो सकते हैं, बहुत सारे टाइप्स हैं, हम आगे बाद में बात करेंगे। सेक्सुअल एंड एसेक्सुअल। तो सेक्सुअल एसेक्सुअल में आपको अच्छे से पता है कि जब दो ऑर्गेनिज्म मिल करके एक बच्चा प्रोड्यूस करते हैं तो उसको सेक्सुअल बोलते हैं। अगर अकेला ही कोई कर लेता है तो उसको हम क्या बोलते हैं, एसेक्सुअल बोलते हैं। इसके बारे में बहुत सारी हम बातें आगे चल के करने वाले हैं हमारे कमिंग लेक्चर में। नेक्स्ट जिसे बोलते हैं होम्योस्टैसिस। होम्योस्टैसिस का मतलब बहुत सिंपल तरीके से मैं आपको बताता हूं कि जो भी हमारा बॉडी है, हमारा जो शरीर है या किसी ऑर्गेनिज्म का जो बॉडी है, उसके अंदर की जो कंडीशंस है सर्वाइव करने के लिए वो फिक्स होनी चाहिए, वो ऑप्टिमम रहनी चाहिए, कंफर्टेबल रहनी चाहिए, तभी वो ऑर्गेनिज्म जिंदा रह सकता है ना। तो उसके लिए हमारी जो ऑर्गेनिज्म की जो बॉडी होती है वो एडजस्टमेंट कुछ करती रहती है, ताकि वो जो इंटरनल एनवायरनमेंट है वो उसके हिसाब से बना रहे, है ना। तो जैसे नंबर वन बताता हूं, जैसे बोलते हैं थर्मो रेगुलेशन। थर्मो मीन्स क्या हुआ, जो टेम्परेचर, रेगुलेशन मीन्स उसका नियंत्रण। क्या होता है ये, तो थर्मो रेगुलेशन का मतलब ये हुआ कि जब भी, जैसे हम सबको पता है, अगर हम अपना एग्जाम्पल लें तो हमारा जो बॉडी का टेम्परेचर है वो 37 डिग्री सेंटीग्रेड है। तो 37 डिग्री सेंटीग्रेड जैसे है, तो जब भी हमारा कभी टेम्परेचर ज़्यादा हो जाएगा, आप देखते होंगे जब भी गर्मी होती है टेम्परेचर 37 के ऊपर जाएगा या टेम्परेचर थोड़ा ज़्यादा होगा, तो ऑटोमेटिकली हमारे बॉडी को कूल करने के लिए क्या करना शुरू कर देते हैं, हम स्वेटिंग करना शुरू कर देते हैं। पसीना निकलने लगता है। तो पसीना क्यों निकलता है, क्योंकि जो बॉडी है वो बॉडी को उसी 37 डिग्री सेंटीग्रेड पर रखना चाहती है। इसीलिए जब स्वेटिंग करेगी तो टेम्परेचर थोड़ा कम होगा, रिड्यूस होगा। जब आप ठंडी होती है तो आप देखते हो ठंडी में हम क्या करते हैं, ठंडी में हमारे सोने का पोस्चर देखिए और गर्मी में सोने का पोस्चर देखिए कि आप गर्मी में हाथ पैर फैला के सोते हैं और ठंडी में कैसे सोते हैं, अपना सरफेस एरिया को कम कर लेते हैं, गुड़ी मुड़ी होकर सो जाते हैं, है ना। थर्मो रेगुलेशन।
और दूसरा जब आपको ठंड लगती है तो आप देखिए जो आपके हेयर्स है वो खड़े हो जाते हैं, रोए खड़े हो जाते हैं ना। तो ये सब एक मैकेनिज्म, हम आगे बारे में इसके बहुत डिटेल में बात करेंगे। तो थर्मो रेगुलेशन का मतलब क्या है कि हमारी जो बॉडी है वो 37 डिग्री मेंटेन करने के लिए जो काम करती है उसको बोलते हैं थर्मो रेगुलेशन। दूसरा देखो बच्चों, ऑस्मो रेगुलेशन, है ना। आगे चल के मैं बताऊंगा आपको ऑस्मोसिस, ऑस्मो, ये सारी चीजें बताऊंगा। तो ऑस्मो रेगुलेशन का मतलब क्या होगा कि हमारी जो बॉडी है उसका जो ब्लड है उसके अंदर, उसके अंदर जितने भी साल्ट और ये सारी कंडीशन है उसको हमारी बॉडी मेंटेन करने की कोशिश करती है, मेंटेन रखने की कोशिश करती है। इसको बोलते हैं ऑस्मो रेगुलेशन। इसे जब आपको पानी कम करने पड़ने लगता है तो आपको थर्स्ट का प्यास लगती है, आप पानी पीते हो तो उसके अंदर जो भी बॉडी जो ब्लड का जो भी कंसंट्रेशन था वो मेंटेन हो जाता है ना, पानी की कमी नहीं होने पाती है। तो इसको बोलते हैं ऑस्मो रेगुलेशन। तो बॉडी के अंदर जो भी साल्ट और मिनरल्स हैं उनके एक ऑप्टिमम लेवल को मेंटेन रखने को हम बोलते हैं बच्चों होम्योस्टासिस। तो ये तो कुछ हमने 6 जो कैरेक्टरिस्टिक्स थे वो हमने पढ़े। इसके आगे जो कैरेक्टरिस्टिक्स हैं वो हम देखते हैं पार्ट 2 में। तो आप इसे वीडियो को देखते रहिए, नोट डाउन करते रहिए, लाइक करिए, शेयर करिए ताकि मैक्सिमम बच्चे इसका बेनिफिट उठा पाए। Okay, बच्चों, so see you in part 2. Thank you. Till then, take care.